नमस्कार। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर आपका स्वागत। इस समय देख रहे हैं आप हमारा एक डिबेट शो खबर गर्म है। इन दिनों दिल्ली के एमएलए का वेतन बढ़ाने के मुद्दे पर बहुत बवाल मचा हुआ है। कुछ लोगों का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के एमएलए के लिए खजाना खोल दिया है। एमएलए को पहले करीब 85,000 रुपये महीने मिलते थे, जो अब करीब 2,35,000 रुपये महीने कर दिए गए हैं। क्या ये बढ़ोतरी नाजायज़ है या वास्तव में एमएलए को ईमानदार बनाए रखने के लिए एक अच्छी पहल? आज की बहस में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के बाकी देश अपने जनप्रतिनिधियों को क्या देते हैं। लेकिन पहले हेडलाइंस पर एक नज़र। गुवाहाटी में 2 बम फटे, 2 लोग घायल, फैंसी बाजार के कूड़े में रखे गए थे बम। भारत में दाखिल हुए लश्कर के 2 आतंकी, दिल्ली और वीवीआईपी पर फियादीन हमले का खतरा। जम्मू कश्मीर से जासूसी के आरोप में अब एक स्कूल टीचर गिरफ्तार। कल पकड़ा गया था सेना का रिटायर्ड हवलदार। चेन्नई में एयरपोर्ट अब भी बंद, रुक रुक कर बारिश से राहत में मुश्किल। यमुनानगर के अस्पताल में तमाशबीन डॉक्टर के सामने हुई एक मौत, सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई तस्वीरें। और कोटला में टीम इंडिया और भी मजबूत, दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 190 रन। वेतन बढ़ोतरी के बाद दिल्ली के विधायकों की सैलरी प्रधानमंत्री से भी ज्यादा हो गई है। पहले एक रिपोर्ट के जरिए ये देखते हैं कि आखिर दिल्ली के जनप्रतिनिधियों को क्या मिल गया है जिससे लॉटरी बताई जा रही है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के विधायकों का वेतन खुले दिल से बढ़ाया है। इस बिल के पास होने के बाद विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 4 गुना और भत्ते में 2 गुना से ज्यादा इजाफा होगा। विधायकों का मूल वेतन ही 4 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया। इसमें खास तौर पर विधायकों का वेतन 12,000 से 50,000 रुपए हुआ। विधानसभा क्षेत्र भत्ता 18,000 से 50,000 रुपए महीना, ऑफिस भत्ता 30,000 से 70,000 रुपए महीना, परिवहन भत्ता 6,000 के बजाय 30,000 रुपए महीना और विधानसभा की कार्रवाई के दौरान हर दिन 1 के बजाय 2,000 रुपए की बढ़ोतरी तय की गई है। इनको ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं और 12,000 रुपए तो स्किल्ड लेबर की भी मिनिमम वेज भी नहीं है। स्किल्ड लेबर का भी शायद 13,000 है, 14,000 है। स्किल्ड लेबर की भी तनख्वाह नहीं है, उतनी तो दे दो इनको कम से कम। तो हमने 12,000 से बढ़ा के 50,000 रुपए तनख्वाह करी और 50,000 रुपए कंस्टिट्यूएंसी अलाउंस से 1 लाख रुपए महीना कर लिए। विपक्ष में बैठे बीजेपी के तीनों विधायकों ने इसके खिलाफ सदन से वॉकआउट कर दिया, तो कांग्रेस भी केजरीवाल को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। क्या अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को यह भी वादा किया था इलेक्शन से पहले कि हम अपने एमएलए की सैलरी 4 गुना बढ़ाएंगे? क्या उन्होंने कोई मोहल्ला सभा की? क्या उन्होंने कोई रेफरेंडम किया? क्या उन्होंने कोई जंतर मंतर जाकर कोई प्रदर्शन किया? ये 100% गलत काम कर रहे हैं, एंटी डेमोक्रेटिक काम है और मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री को इसे रोकना चाहिए, एलजी साहब को इसे रोकना चाहिए। ये पैसे का दुरुपयोग है और इसे ये नाजायज इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार के इरादों पर उठ रहे सवालों का मुख्यमंत्री केजरीवाल ने करारा जवाब दिया। 1 लाख रुपए महीना, बताओ कौन सी बड़ी बात हो गई? 1 लाख रुपए महीना दे दो, हंगामा मचा पड़ा है चैनलों पे, ये कर दिया जी, वो कर दिया। प्रधानमंत्री से भी ज्यादा तनख्वाह हो गई, बताओ। अगर प्रधानमंत्री की इससे कम है तो बढ़नी चाहिए प्रधानमंत्री की भी तनख्वाह, गलत है। विधायकों का वेतन इससे पहले सितंबर 2011 में 100% बढ़ाया गया था, तब शीला दीक्षित की सरकार थी। वेतन बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने महंगाई और रहन सहन के खर्च में बढ़ोतरी का हवाला दिया था। राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।
मामला बहुत गंभीर है। अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ही कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री की सैलरी इससे भी कम है तो उसको भी बढ़ा दिया जाना चाहिए। बहरहाल चूंकि बहुत ही सिग्निफिकेंट है ये बढ़ोतरी और इसलिए इस पर विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष या दिल्ली में विपक्ष यानी बीजेपी इसको बिल्कुल ही गलत बता रही है और इस मुद्दे पर इस बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता आरती मेहरा जी मौजूद हैं। आरती जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह भी मौजूद हैं। हम इस बातचीत को शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आरती जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार एमएलए को इतना वेतन क्यों नहीं मिलना चाहिए ताकि उसका घर परिवार ठीक से चल सके। देखिए, मैं शैलेश जी ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत शॉकिंग था। इनका ये कदम बेईमानी से भरा हुआ था। एक क्यों शॉकिंग और बेईमानी से भरा हुआ क्यों कह रही हैं आप? क्यों कह रही हैं? आम आदमी मैं कह रही हूँ ना, आप मेरे को बोलने तो दीजिए। अभी तो मैंने एक लाइन बोली है शैलेश जी, बताने तो दीजिए क्यों मैं कह रही हूँ। क्योंकि देखिए ये किस ग्राउंड पे आए थे शैलेश जी। पूरा इनका ग्राउंड था एक बदलाव, व्यवस्था में बदल। जो प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट्स थी उनको ये करप्ट कहते थे, उनको ये गलत कहते थे, उन पे ये प्रश्न चिन्ह खड़े करते थे। यही अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि मैं हर तरह के वीआईपी कल्चर के खिलाफ हूँ। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि मैं आधी सैलरी पे काम करूंगा। आज आप 400%, 4 गुना का इजाफा करते हैं। 12,000 से सीधा 50,000 बेसिक सैलरी बढ़ जाती है। तो ये बहुत बड़े प्रश्न है। बेईमानी इसलिए है, आज आप सड़कों पे पूछिए, आप चैनल इतना बड़ा चलाते हैं नेशनल लेवल पे, आप किसी पार्क में सुबह सुबह अपना कैमरा ले जाएं, लोग कहते हैं कि हम तो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि लेकिन इसमें मैं जानना चाहूंगा आपसे कि इसमें ठगा सा महसूस होने की क्या जरूरत है? आखिरकार अगर विधायक को एक उचित वेतन नहीं मिले तो वो अपना घर कैसे चलाएगा? क्या भ्रष्टाचार को जारी रहने देना चाहिए? तो वही तो सीधा सा सवाल है। नहीं, ये आप उनका लॉजिक दे रहे हैं। मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। एक एक्सरसाइज और करनी चाहिए। आपका एक जिम्मेदार मीडिया है, म्युनिसिपल काउंसलर्स जो हैं, मैं दिल्ली की महापौर रही, अगर आप हैरान हो जाएंगे, कुछ भत्ते मिलते हैं हर म्युनिसिपल काउंसलर को। एक जाने की मीटिंग के, थोड़ा सा पेट्रोल का, और वो मुश्किल से 3 से 4 हजार रुपए महीने का मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सरकार और आपके पास सत्ता आ गई तो आप अपने लिए वो पैरामीटर तय करें जो विश्व में लेजिस्लेटिव असेंबलीज के चल रहे हैं। आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो रेफरेंडम कराते थे, जो हर बात में पब्लिक के पास जाते थे, क्या इन्होंने इस बात को पब्लिक किया? और क्या उन्होंने जनता से पूछा कि हम आरती जी पब्लिक के पास नहीं गए? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप आगे भी हम इस बहस को जारी रखेंगे। रामकृपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, मैं ये समझना चाहूंगा कि आरती जी ने जो कहा कि जो नगर निगम के सदस्य होते हैं उनको तो सैलरी भी नहीं देते, भत्ता भी नहीं देते, और हम देखते हैं कि हर लेवल पर जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, आरोप ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं से अपने चुनाव खर्च के लिए और शायद अपना खर्च चलाने के लिए भी पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। तो आखिर ये सब रोकेंगे कैसे? शैलेश जी, 2-3 बातें इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं किसी उनके तर्क को खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्हीं के तर्क को, अगर ये तर्क है कि पैसा देने से, पैसा बढ़ाने से, तनख्वाहें बढ़ने से करप्शन दूर हो जाता है, तो ये 125 करोड़ हिंदुस्तान पर लागू होती है। और जो लोग इस काम के लिए जिन्हें करना है वो शुरुआत जनता से करें और बाद में उनका नंबर आता है। सवाल इस बात का है कि सबसे पहले बदलाव आप अपना कर रहे हैं, और एक ऐसा बदलाव। दूसरा, आपने खुद अपने उसमें कहा कि प्रधानमंत्री से बड़ी मुख्यमंत्री की एक सैलरी हो रही है। क्या इस भारतवर्ष में, भले हम लोग एक मतलब मान लीजिए गणराज्य हैं, क्या ये बात कहने में अटपटी नहीं लगती है? लेकिन सारे पॉलिटिशियन इस बात पर तो बहस कर रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं फलाना, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा है
कि जब यहाँ पर देश में बाकी लोगों के लिए, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के भी हों, इवन पत्रकारों के लिए बेस बोर्ड गठित होता है, उनके लिए पे कमीशन होता है, आप क्यों नहीं एक जुडिशियल कमीशन अपॉइंट करते हैं जो पूरे देश में सांसदों और विधायकों की, जो भी जनप्रतिनिधि हों, उनके बारे में उनका क्या होना चाहिए वो फैसला करें। क्योंकि देखिए, आप कितना भी लॉजिकल फैसला करेंगे, उंगलियां उठेंगी, क्योंकि एक न्याय शास्त्र का मूल सिद्धांत है कि आप अपने ही मामले में सरपंच नहीं हो सकते हैं। One cannot be judge in his own cause। रामकृपाल जी, दुनिया भर में दो तरह की प्रथाएं चल रही हैं इस समय। अगर हम देखें तो दो तरह की चीजें सीधे तो दो तरह की प्रणालियां सीधे तौर पे सामने आती हैं। एक, जहां पर जो भी पार्लियामेंट है, जो भी हाउस है, वो खुद अपनी सैलरी तय करता है, अमेरिका भी उसमें शामिल है। और जर्मनी जैसे कुछ देश हैं जहां कहीं तो एक आयोग बना दिया जाता है, कहीं कोई और कमीशन नियुक्त किया जाता है। लेकिन सैलरीज को अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि सैलरीज जो हैं वो इतनी होती है कि एक जो जनप्रतिनिधि है, क्योंकि ये फुल टाइम काम है और वो अपना काम कर सके, उससे उसका परिवार और उसके खाने पीने के खर्चे चल सके। इस समय हमारे साथ दो मेहमान और स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। जगदीप छौकर जी एडीआर के संस्थापक हैं, ये बहुत सारे मामले उठाते रहे हैं, और चैतन्य सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का स्वागत है। छौकर जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिरकार हम अपने जनप्रतिनिधियों को एकदम गरीब बनाकर रखना क्यों चाहते हैं? उनको एक प्राइवेट सेक्टर में एक मैनेजर को जितनी सैलरी मिलती है, उतनी भी सैलरी अगर हम नहीं देंगे तो आखिरकार वो काम करेंगे क्यों? कैसे? वो तो फुल टाइम काम करते हैं। देखिए, पहली बात तो यह, मैंने तो नहीं कहा कि उनको गरीब बना के रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं इस मुद्दे पर यह कहना चाहता हूं कि ये एक राजनीतिक दल और दूसरे राजनीतिक दल और तीसरे राजनीतिक दल का सवाल नहीं है। संपूर्ण राजनीतिक वर्ग जो है उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा एतराज़ इसमें भी, और जो पार्लियामेंट में सैलरी मिलती है उसका भी, और बाकी सब पे यह है कि सैलरी तो होती है एक्स और अलाउंसेस और फैसिलिटीज़ होती हैं 10, 15, 20x। मेरा ये सुझाव है, जो मैं शुरू से देता आ रहा हूँ, कि अलाउंसेस और फैसिलिटीज़ बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। उनको एक लंप सम तनख्वाह मिले, उसमें वो अपना दफ्तर भी चलाएं, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी चलाएं, अपनी कार भी खरीदें, अपना मकान भी किराए पे लें, अपना दफ्तर भी किराए पे लें। लेकिन ये अलाउंसेस, जैसे अब सैलरी 50,000 है और अलाउंसेस ज़्यादा हैं, ये पार्लियामेंट में भी यही है। इसके अलाउंसेस के नाम पे और फैसिलिटीज़ के नाम पे मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है, बहुत धांधलेबाजी होती है। एक लंप सम तनख्वाह मिलनी चाहिए, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितनी मर्जी महीना की मिले। सुझाव है आपका। लेकिन क्या होता है, अलाउंस ये इसलिए अलग करके रखते हैं क्योंकि ये दो चीजें, दो फायदे हैं। एक तो फायदा ये है कि बहुत सारे अलाउंस है, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। दूसरा फायदा ये, दूसरी दिक्कत जो इनके सामने होती है, जो अक्सर जनप्रतिनिधियों के सामने ये सवाल उठता रहता है कि अगर वो ज्यादा सैलरी लेंगे तो लोगों की नजरों में गिर जाएंगे, लोग ये मानेंगे कि आप बहुत सैलरी ले रहे हैं। तो आखिरकार ये जो संशय है, क्योंकि कहीं ना कहीं से अभी भी हम लोगों के मन में ये बात बनी हुई है कि हम कहीं ना कहीं से समाजवादी भारत, समाजवादी दर्शन के पीछे चल रहे हैं। ये अलग बात है कि देश आज की तारीख में पिछले 20 सालों में पूरी तरह से पूंजीवाद के रास्ते पर चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर को अगर देखें तो लोगों की सैलरी 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 400 गुना, 1000 गुना तक बढ़ गई है। एक प्राइवेट सेक्टर के सीईओ को जो सैलरी मिलती थी उसमें और आज किस तरह का फर्क है। अभी आप देखें, इन दिनों अखबारों में छप रहा है कि आईआईटी से जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं उनको अपॉइंट करने के लिए 2 करोड़ तक के पैकेज दिए जा रहे हैं, और आप अपने सांसद या एमएलए को 2 करोड़ का पैकेज भी नहीं देना चाहते। यानी एक आदमी जो शुरुआत करने जा रहा है उस वेतन को भी आप एक आदमी जो एक लंबी उम्र गुजार चुका है उसको नहीं देना चाहते। मैं आपकी दोनों बातों का जवाब दूंगा। पहली बात आपने ये कही कि अलाउंसेस इसलिए दिए जाते हैं कि उन पर टैक्स नहीं लगता है। मुझे तो ये बात सुन के बहुत अचंभा हुआ कि अगर हमारे सांसद और विधायक इस तरीके से पैसा लेना चाहते हैं कि उनको टैक्स ना देना पड़े, तो फिर आम जनता टैक्स क्यों देगी? नहीं, पर उनका खर्च भी है ना, नहीं, उस तरह का खर्च भी तो खर्च आम आदमी भी करता है, उसको भी अलाउंसेस इसीलिए दिए जाते हैं वो टैक्स ना दे।
अगर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ही टैक्स नहीं देना चाहते तो टैक्स कौन देगा, देश कैसे चलेगा? पहली बात। दूसरी बात ये कि आप कहते हैं कि अगर उनको ज्यादा तनख्वाह मिलेगी तो जनता उनको क्या कहेगी। ये जनता से क्या कहेगी, सच्चाई कुछ है और जनता को दिखाना कुछ है, यही तो गड़बड़ है। सच्चाई जो है, अगर 2 करोड़ का पैकेज लीजिए, 10 करोड़ का पैकेज लीजिए, एक होता है, आपने प्राइवेट सेक्टर का जिक्र किया, कॉस्ट टू कंपनी गिनते हैं वो, तो हमें भी विधायकों के बारे में और सांसदों के बारे में कॉस्ट टू कंपनी गिनना चाहिए, कॉस्ट टू कंट्री गिनना चाहिए। कंट्री, यस। कॉस्ट टू कंट्री कितना है, वो पूरा जो फिगर है वो होना चाहिए, उसको कम दिखाने के लिए, ताकि जनता को कम दिखे। वाकई में जनता की जेब से पैसा तो ज्यादा निकल रहा है लेकिन दिख कम रहा है। पैसा कम दिखाना, जनता की आंखों में धूल झोंकना और टैक्स ना देना, मेरे हिसाब से तो शैलेश जी ये दोनों बहुत गलत बातें हैं जो ना जनता को करनी चाहिए ना सांसदों को करनी चाहिए। जी, हम इस इसको बातचीत को मैं और आगे बिल्कुल मानने बढ़ाएंगे। को तैयार नहीं। चैतन्य सिंह जी, आपकी पार्टी की सरकारें जहां भी रही है, यहां तक कि केंद्र में भी जब थी, तो सैलरीज कई बार बढ़ाई गई और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो कुछ केजरीवाल जी ने किया है उससे पूरी तरह सहमत नहीं है, विरोध भी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जगदीप जी जो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी होनी चाहिए एमएलए, इसकी एक बहुत अच्छा सुझाव है, तो वैसा कुछ लाना चाहिए सरकार में। परफॉर्मेंस बेस्ड का जिक्र नहीं किया है सर। आपने परफॉर्मेंस बेस्ड ही बोला था, मैंने लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। मतलब जिस हिसाब से काम करें वो उस हिसाब से, तो ये अच्छा एक सुझाव है। ऐसी चीज़ों का भी, ऐसे आइडियाज़ को लाना चाहिए। दुख की बात यह है कि सैलरी बढ़ी है, इससे परेशानी नहीं है, सैलरी इतनी बढ़ी है। और दुख की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ये वही नेता हैं और ये वही पार्टी है जो रामलीला मैदान में खड़े होकर कहती थी कि हम 1 रुपये सैलरी लेंगे, हम घर नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम पर्क्स नहीं लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि उस खर्च कैसे चलेगा एमएलए का? नहीं, आप, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं ये मना नहीं कर रहा कि जस्टिफाइड नहीं है, सैलरी की जरूरत है, पर इतनी सैलरी, एंड वो भी आपने सबसे बड़ा सवाल पूछने वाला ये है, आपने अपनी सैलरी तो बढ़ा ली, आपने कितने स्कूल बनाए, आपने कितने कॉलेज बनाए, आपने कितने फ्लाईओवर बनाए, आपने कितने अफोर्डेबल हाउसिंग की प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया, आपने कितना इंस्टीट्यूट रिहैबिलिटेशन ऑफ स्लम्स के प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया, आपने और जगह कितना काम किया। आपकी इनकी जो प्रायोरिटी है वो इस एक्शन से बिल्कुल नहीं, आप साफ इस समझ में प्रायोरिटी आती कैसे है। कह सकते हैं? उन्होंने कहा था कि हम बिजली के बिल कम करेंगे, कम कर दिया। पानी जो है एक हद तक मुफ्त देंगे, मुफ्त दे रहे हैं। बिल्कुल दे तो रहे हैं। ये नहीं कह सकते कि वो अपना जो वादा था उसको बिल्कुल पूरा नहीं कर रहे। लेकिन इस नहीं, आप बहस मुझे को आगे बानी बढ़ाने प्लीज, के प्लीज, आप मेरी लिए, इस बोल बहस दीजिए। को आगे बढ़ाने से पहले हम एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, एक रिपोर्ट देखते हैं कि सांसद या विधायक जो हैं उनको किस किस तरह के खर्च करने होते हैं। कार्यपालिका और विधायिका पर देश की जनता की कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है। ऐसे में अफसरों और जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली सुविधाओं और उसकी सामाजिक जिम्मेदारियों की तुलना लाजमी है। अगर हम सांसदों और विधायकों की सैलरी की तुलना अफसरों के वेतन और भत्तों से करें तो वो सांसदों से भी आगे हैं। कुछ बड़े पदों पर बैठे इन अधिकारियों की सुविधाएं बेहिसाब हैं। सांसदों और विधायकों को दी जाने वाली सुविधाएं सीमित हैं और लोगों की अपेक्षा रहती है कि उनके जनप्रतिनिधि उनके हर फोन का जवाब दें, हर चिट्ठी पर कार्रवाई करें। उन्हें 2 जगह मकान या ऑफिस रखना जरूरी है, एक राजधानी में और दूसरा चुनावी क्षेत्र में। दोनों जगह उनके निजी कार्यालय और कर्मचारी भी होना बेहद जरूरी है। अगर उनकी तरफ से सेवा या सुनवाई में थोड़ी सी कोताही हो जाए तो वोटर्स के नाराज होने का खतरा है। अपने निर्वाचन क्षेत्र का लगातार दौरा, शादी, मातमपुरसी और आयोजनों में मौजूदगी, मिलने वाले आगंतुकों का स्वागत, ऑफिस या घर पर चाय नाश्ता, आगंतुकों को ठहराना और खाना, ऑफिसों में फोन और लेटर भेजने का खर्च, पार्टी खर्च में मदद करना। इसके अलावा यह भी कड़वी हकीकत है कि जनप्रतिनिधि का काम 24 घंटे का है, लिहाजा वो परिवार चलाने के लिए दूसरा और कोई काम या व्यापार नहीं कर सकता। वहीं अगर दूसरा पक्ष देखा जाए तो जहां भारत में करोड़ों लोग इतने कम पैसे में गुजारा करते हैं, तो क्या हमारे प्रतिनिधि थोड़े कम पैसे में गुजारा नहीं कर सकते? टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आरती जी, अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, उसके पहले मैं अपना एक अनुभव आपसे शेयर करता हूं। एक पूर्व मंत्री
उनके घर में एक बार गया और अपने घर का जो कामकाज संभालते हैं उनसे वो बात कर रहे थे। अब फिर उन्होंने मुझे बताया कि करीब करीब 20 किलो दूध उनको सुबह से शाम तक चाय पिलाने के लिए, लोगों को चाय पिलाने के लिए अपने घर पर मंगाना पड़ता है। 10 किलो तक चीनी और उसी हिसाब से चाय की पत्ती। अब बताएं कि जिस एक सांसद के रूप में जो लोग उनसे मिलने आते थे या मंत्री के रूप में मिलने आते थे, उनका कहना था कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको हम चाय नहीं पिलाएंगे वो जाकर हमारे खिलाफ हो जाएगा। तो एक आदमी जिसको 20 किलो दूध चाय पिलाने के लिए खरीदना पड़ता है, 10 किलो चीनी खरीदना पड़ता है रोज, आखिरकार वो ये खर्च कहां से निकालेगा? अगर हम सरकारी खजाने से नहीं देंगे तो जाहिर है कि वो कोई दूसरा रास्ता अपनाएगा। शैलेश जी, मैं 15 साल तक मैंने सिविक बॉडी की रिप्रेजेंटेशन किया, दिल्ली की महापौर रही और 100, 200, 150, 50, 60 लोग प्रैक्टिकली हर रोज आते और चाय का खर्चा होता है, जाने आने का खर्चा होता है, 24 घंटे का काम है। और ये आज से नहीं है, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से ये लगातार है। हमने भी ये प्रश्न उठाया था और हमने ये पूरा प्रश्न ही नहीं उठाया, इसका पूरा प्रपोजल बना के कि काउंसलर कहाँ से करेगा, कैसे पूरा होगा उसका, आप उसकी जो बेसिक खर्चे हैं उनको देखते हुए कुछ रियलिस्टिक करें। जो भत्ते भी बढ़ाने हैं, एलजी ने पास किया, शीला दीक्षित जी ने फाइल रोक दी। लेकिन मेरा ये कहना है कि जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, जो व्यक्ति इतने बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, अभी तक उन्होंने कुछ अचीव किया नहीं है। वो न तो वाईफाई दे सके किसी भी दिल्ली के एक एरिया को, न सीसीटीवी कैमरास लगाए, न मार्शल लड़कियों की सिक्योरिटी के लगाए, न कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। तो अब आप इतनी सैलरीज जनता के पैसे पे आप ऐश करेंगे? वो जनता नहीं, लेकिन देखिए, मैं किसी एक पार्टी और एक विधानसभा की बात नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं, क्या उनकी सैलरी इतनी नहीं होनी चाहिए कि जो खर्चे आप खुद मान रही हैं कि इस तरह के खर्चे हैं तो वो चल सके? हम आपके पास फिर आते हैं, तब तक रामकृपाल जी, ये जो खर्चे हैं आप देख रहे हैं और उसको देखते हुए पता नहीं क्यों एक हमें संकोच लगा रहता है कि हम उनको पूरी सैलरी नहीं। शैलेश जी, मैंने पहले ही कहा है बात आपको कि मैं एकदम जायज मानता हूं। मैं 2-3 बातें कह रहा हूं। मैं पहले कह रहा हूं कि अगर कोई तकलीफ में है तो सिर्फ इस देश के विधायक और सांसद ही नहीं हैं, जनता पूरी तकलीफ में है। और अगर विधायक और सांसद देश की सेवा कर रहे हैं तो जो गेहूं पैदा कर रहा है, जो फौलाद पैदा कर रहा है, जिससे अपने गेहूं का उत्पादन लागत नहीं मिल रही, वो भी देश की सेवा कर रहा है। एक तो बड़ी हम लोग गलतफहमी करते हैं, ये प्रतिनिधि जो हैं ये मजबूरी में राजनीति में नहीं आए हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन एक किसान मजबूरी में खेती करता है। और एक बात बता दूं आपको, मूल प्रश्न ये है कि आप चाहे 5 रुपया भी बढ़ाएंगे, जनता एक सवाल करेगी कि आप अपने बारे में फैसला करने वाले होते कौन हैं? अगर इस देश के 125 करोड़ के बारे में आयोग बनते हैं, न्यायाधीश फैसला करते हैं, कमीशन बनते हैं, पे कमीशन बनता है, तो क्यों नहीं ये होता? मूल प्रश्न है जो नेचुरल जस्टिस है कि यू कैनॉट बी जज इन योर ओन कॉज। जब तक आप ये फैसला खुद करेंगे अपने बारे में, तब तक ये सवाल उठते रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो आप कारपोरेट सेक्टर से बात कर रहे थे, देखिए, सरकार खुद कोई उत्पादन नहीं करती है। कारपोरेट सेक्टर का जो है वो प्रॉफिट पर लिंक्ड होता है, माफ कीजिएगा, उनका प्रोडक्टिविटी लिंक्ड होता है। और किसी कारपोरेट में आज की तारीख में फ्लैट 10% का इंक्रीमेंट कहीं नहीं होता है। आप भी एक चैनल के सीईओ हैं, आपको पता होगा, आप इसके पहले भी रहे हैं कई जगह ऊंचे पदों पर। कैसे कैसे होता है? स्ट्रिक्टली परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। किसी को 2% मिलता है और 5% होते हैं नॉन परफॉर्मेंस मिलता है उनको बाहर निकाला जाता है हर साल। तो मेरा सिंपल ये कहना है कि देखिए, पहली बात तो आप जब तक खुद अपने बारे में फैसला करेंगे, वो हास्यास्पद इस देश में है कि प्रधानमंत्री ज्यादा जब आप सैलरी कर रहे हैं और केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर उनको मिलता है, ये भी एक हास्यास्पद की स्थिति है कि हमारे देश का एक मुख्यमंत्री ये नहीं जानता कि प्रधानमंत्री की सैलरी क्या है।
और वो फैसला एक कमेटी बना करके कर रहा है कि कितना मिलना चाहिए। मैं सिर्फ इस बात की कर रहा हूं कि जो लोग सत्ता में सेवा के नाम पर आते हैं, वो सेवा सबसे पहले अपने ही पड़ोसी, अपने घर के, जैसे कोई होता है कि अपने बेटे को चाहता है कि टॉप कर जाए, इसका मतलब इंप्लाइड होता है कि पड़ोसी का बेटा जो है उससे ज्यादा आगे निकल जाए। तो सवाल अपने ही घर में से अगर अपने ही लोगों की सेवा आपका पहला काम है, जैसे हमारे बाकी मेंबर्स, बाकी दोस्तों ने कहा कि अगर आपने जनता के बीच क्या किया, लोगों की क्या हालत हुई, एक आपको उदाहरण में देना चाहूंगा। लेकिन आज समस्या एक बड़ी समस्या ये है, मैं बता दूं, ये देखिए राजनीतिज्ञों का एक संयुक्त परिवार है इस देश में। अनोनिमस फैसले पार्लियामेंट और विधानसभाओं में सिर्फ दो बातों पर होते हैं, या तो देश पर कोई युद्ध छिड़ जाए या सांसदों और विधायकों की सैलरी बढ़ाने का मामला हो। अनोनिमस फैसले होते हैं। नहीं, कुछ विपक्षी जो है वो वॉकआउट भी कर जाते हैं। मैं बता रहा हूं, नहीं देखिए वो सब सिंबोलिज्म होता है। आपको एक बात बता दूं, पार्लियामेंट की कैंटीन में जितने रुपए में एक विधायकों को, एक सांसदों को खाना मिलता है, एक रिक्शे वाला उसका 10 गुना जाकर के वो वही सामान डोसा अगर खाना होगा लेगा। देखिए ये भी एक प्रतीकात्मक बात है कि सांसदों को सस्ता में क्यों मिलता है। मैं ये कह रहा हूं कि सब्सिडाइज्ड कैंटीन बहुत सारे दफ्तर में चलाए जाते हैं, सरकार के दफ्तर में भी और प्राइवेट सेक्टर के दफ्तर में कह रहा हूं कि लेकिन ये जरूर है, जो सेवा के लिए आए हैं, अगर कम से कम उनको ये त्याग करना चाहिए। वरना अगर आप ये कहेंगे कि ये किसी भी नौकरी की तरह है, तो किसने आपको रोका था? आप आईटी से जाइए, आप 4 करोड़ का पैकेज लेकर के जाइए ना। नहीं, लोग मैं अपना काम करता रहेंगे जी कि ये सेवा भाव से आए हैं राजनीति में, तो अब सेवा करनी तो ये भूल चुके हैं, अपनी सेवा में लगे हुए हैं, अपने पार्टी वर्कर्स की, एमएलएस की। तो इस बात पे सवाल क्यों ना उठे? कांग्रेस पार्टी इस बात को रिकग्नाइज करती है कि सैलरी बढ़नी चाहिए, किस हद तक बढ़नी चाहिए, क्या काम कर रही है सरकार, किस वायदों पे सरकार आई है, पार्टी सरकार में आई है। ये आए हैं सेवा भाव से, अब अपनी सेवा कर रहे हैं, तो इस पे सवाल क्यों ना उठे? आपके सवाल सही हैं, लेकिन चौकर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक लंबे समय तक ये देखा गया कि जो समाज सेवी संस्था है उसमें ये होता था कि चप्पल पहने, कुर्ता पैजामा और एक झोला लटका के चलें, बहुत कम सैलरी दी जाएगी, और असल में बहुत ज़्यादा काम होता भी नहीं था। फिर उसके बाद एनजीओ आए जिनका बाज़ाब्ते दफ्तर है, अगर एसी की ज़रूरत है तो वहाँ एसी भी है, वहाँ जो काम करते हैं उनको पूरी सैलरी भी दी जाती है। पहले शुरू में 5 स्टार एनजीओ कह के उसकी आलोचना की गई और ये माना गया कि अगर कोई समाज सेवा कर रहा है तो फिर उसको तो गरीब जैसा दिखना ही चाहिए और बहुत कम सैलरी मिलनी चाहिए, हो सके तो उसका पेट भी नहीं भरे। तो ये स्थितियां जो हैं, क्या हमारे यहाँ अंदर से काम चोरी और दूसरे तरह की चोरी को बढ़ावा नहीं देगी? देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि स्वैच्छिक संस्थाओं में काम चोरी हो रही है और बेईमानी हो रही है, तो वो खुल के कहिए। सब तरह की संस्थाएं हैं, और ये ना तो मैंने पहले कहा था, ना मैं अब कह रहा हूं कि सांसदों को भूखे पेट रहना चाहिए और गरीब रहना चाहिए, उनके बच्चों को पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, ये सवाल ही नहीं है। मेरा सिर्फ मानना है कि जैसे अभी रामकृपाल जी ने कहा कि संसद की कैंटीन में, आपने कहा सब्सिडाइज कैंटीन सब जगह चलती है। सब्सिडाइज्ड कैंटीन जब किसी प्राइवेट कंपनी में चलती है तो प्राइवेट कंपनी के मुनाफे में से सब्सिडी दी जाती है। पार्लियामेंट में चलने वाली कंपनियां भी सब्सिडाइज्ड कैंटीन चलाती हैं। पार्लियामेंट में सब्सिडाइज्ड कैंटीन चलती है तो जनता के पैसे से सब्सिडी दी जाती है। हम ये भूल रहे हैं कि ये पैसा जनता का है, लेकिन फिर भी इन लोगों को, सांसदों को, विधायकों को जनता के पैसे से अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए, लेकिन सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। सब्सिडी से लीकेज के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। अब आप मेरा मुंह मत खुलवाइए कि रिसर्च असिस्टेंट लगाना है, अपने भतीजों को रिसर्च असिस्टेंट लगा लिया जो कोई रिसर्च कर ही नहीं सकता है। तो ये जो अलाउंसेस की लिस्ट है, जो सुविधाओं की लिस्ट है, वो खत्म होनी चाहिए। आप इनको 5 करोड़ सालाना पैकेज दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन खुल के दीजिए। ये कहना कि जनता को ना दिखे, ये कहना कि इनको अलाउंस दीजिए ताकि ये टैक्स ना दे, ये परंपरा बन गई है ना, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि हम गरीब हैं और गरीब के प्रतिनिधि हैं। ये परंपरा को हटाना चाहिए। ये तभी हटेगी जब ये छुप छुप के काम बंद हो जाएंगे। सब्सिडी, अलाउंसेज और सुविधाएं ये खत्म कीजिए। मैं तो ये भी कहूंगा अफसरों की भी खत्म कीजिए।
लेकिन ये जब खुद नहीं करेंगे तो अफसरों की कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, बिल्कुल। और आरती जी, आप कह रही थी कि जो नगर निगम के पार्षद हैं, आपने प्रस्ताव भेजा था कि उनको उतना तो दिया जाना चाहिए जो उनको काम करने के लिए उसकी जरूरत होती है। तो एक तरह से आप सहमत हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो जो काम करते हैं उसका जो खर्च आए वो कहीं ना कहीं से उनको मिलना चाहिए, पर नहीं मिलता, तो कैसे काम चलाते हैं? व्यवहारिक तो होना ही चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। विधानसभा में तो पहले ही काफी अच्छा दिया जाता है। आप शैलेश जी, जो मूल बात है, मैं इसको इस तरह से देखती हूं कि एक बदलाव के लिए, एक चेंज के लिए, एक एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ी हुई एक जन आंदोलन से निकली हुई आम आदमी पार्टी आती है, जो लोगों को वीआईपी कल्चर के खिलाफ और हर तरह की इस तरह की प्रैक्टिसेस के खिलाफ बोलती है, उनके खिलाफ भड़काती है, और पब्लिक उनमें विश्वास जताती है, पब्लिक उन्हें प्रचंड बहुमत देके लेके आती है। और आज आपने अचीव कुछ भी नहीं किया। अचीवमेंट के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, जनता की सुविधाओं के नाम पे आप कहीं पे नहीं खड़े हैं, लेकिन आप अपनी बात करते हैं। आपके 23 एमएलएस के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस होते हैं। आपके 32 एमएलए करोड़पति ऑलरेडी अपने ये एक अलग मुद्दा है इस वक्त। आरती जी, इस वक्त हम आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसका परफॉर्मेंस जो है उसको नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों की सैलरी कितनी होनी चाहिए, उनको किस तरह के भत्ते मिलने चाहिए। रामकृपाल जी, जब तक ये एक हमारे यहाँ परंपरा सी बनी हुई है कि सामाजिक काम मतलब कम सैलरी, मतलब गरीबी, और उसके चलते पर्दे के पीछे वास्तव में क्या होता है वो हम कहीं ना कहीं देखते ही रहते हैं। तो ये जो एक मैं कहूँगा कि एक मार्क्सवादी एटीट्यूड बना हुआ है, हालांकि ये भी नहीं, मार्क्सवादी देशों में भी अगर देखेंगे तो उनके जो जनप्रतिनिधि थे उनकी स्थिति बहुत खराब नहीं रही थी। नहीं शैलेश जी, बिल्कुल। देखिए, मैं खुद इस बात को कह रहा था कि सैलरी उनकी अगर तर्कसंगत नहीं है, होनी चाहिए, लेकिन जैसा मैं फिर पहले कह रहा हूं कि आप एक ऐसा फैसला करवाइए दूसरे से, ताकि उस पर विश्वसनीयता फिर कोई उंगली नहीं उठाएगा। दूसरी बात बता दूं शैलेश जी, आप सीईओ हैं, अगर आपको लुटियन जोन में एक मकान मिल जाए तो आपकी सैलरी इतनी टैक्सेबल हो जाएगी कि आपकी रकम कुछ नहीं मिलेगी, तनख्वाह आपकी। क्यों नहीं पॉलिटिशियन, जो लोग बैठ करके बजट बनाते हैं जिसमें यह होता है कि अगर कंपनी ओन्ड आपका हाउस है तो भी टैक्सेबल होगी उतनी इनकम, उसकी मार्केट वैल्यू देखी जाएगी। आप यहाँ पर एनसीआर में रहते हैं, आप जानते हैं कि एक मकान अगर आप ले लीजिए तो उसके लिए आपको किराया बाकायदा रसीद देनी पड़ती है अगर आपको टैक्स बेनिफिट उठानी है। सवाल इस बात का है कि आप जो ये सब सारी सुविधाएं हैं, पब्लिक को सब मालूम है, नेता अपने आप जो सुविधाएं उनको मिलती हैं, जितनी सारी चीजें मिलती हैं, जो भाई साहब अभी बात कर रहे थे, मेरा भी मानना है कि आप उनको 2 नहीं 10 लाख कर दीजिए, लेकिन बाकी किसी भी तरह की सुविधा नहीं। जो आम आदमी को जितना मिलता है, जो आम आदमी को कानून गवर्न करता है, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे जो भी टैक्स लॉस हो, वो तमाम प्रतिनिधियों पर भी लागू होने चाहिए। उसको भी उसी बाजार भाव पे खाना चाहिए जिस बाजार भाव पे बस स्टैंड पर एक आम आदमी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नितिन त्यागी भी जुड़ गए हैं। नितिन जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ अभी कांग्रेस के चैतन्य सिंह, बीजेपी की आरती मेहरा जी, पत्रकार रामकृपाल जी और एडीआर के संस्थापक जगदीश छौकर जी मौजूद हैं। हम ये बात कर रहे थे, ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि आम आदमी पार्टी ने जो विधायकों की सैलरी बढ़ाई है वो उचित नहीं है, और आरती जी ने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी काम तो कुछ भी नहीं कर पाई है, और जो कुछ उन्होंने चुनाव से पहले कहा था कि हम आधी सैलरी पे काम करेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बहुत सारे जो वादे किए थे उसको सब वो 1 रुपए सैलरी चैतन्य जी कह रहे हैं, और अब उनका कहना है कि उसके उल्टा चल रहा है। पहले तो आम आदमी पार्टी ने सैलरी नहीं बढ़ाई, जो सैलरी है वो दिल्ली सरकार ने बढ़ाई है। दूसरी चीज कि कभी भी ऐसा नहीं कहा गया कि आधी सैलरी लेंगे या 1 रुपया लेंगे या इस तरीके का। और अधिकांश लोग जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक आज दिल्ली सरकार में हैं, वो लोग फुल टाइम एमएलएज हैं,
फुल टाइम विधायक हैं और आंदोलन से निकले हैं तो अपनी नौकरी छोड़ के, अपने बिजनेस छोड़ के सब आए हुए हैं। कोई स्टूडेंट हैं, कई सारे ऐसे हैं जो स्टूडेंट थे, यूपीएससी का एग्जाम कर रहे थे, जैसे हमारे कुछ विधायक हैं, तो उसकी तैयारी कर रहे थे तो वो आंदोलन में घुस गए। हम लोगों को ये आज तक समझ में नहीं आया कि जैसे पार्षद अगर आप दिल्ली में देखें जिनकी कोई तनख्वाह नहीं होती, कैसे वो फक्कड़ आते हैं और 5 साल में करोड़पति बन जाते हैं, या कैसे 12,000 रुपए में तनख्वाह लेने वाला एक एमएलए करोड़पति अरबपति बन जाता है। इस तरीके की राजनीति हम लोग सीख नहीं पाएंगे। और जो खर्चे हैं एक विधानसभा नितिन को चलाने के जी, लिए, लेकिन जो बात वो आप तो कह पूरे रहे करने हैं, पड़ेंगे। अगर ये सही और है, उसी के लिए अगर इस ये तरीके बात की सही कार्यवाही की गई है तो ये बात सरकारी कर्मचारियों के लिए भी सही है। अगर आप समझें, वो भी तो चाहते हैं कि हमारी सैलरी 4 गुना बढ़ा दें, हम भ्रष्टाचार करना बंद कर देंगे, अलग से पैसे लेना बंद कर देंगे, ये भी तो है। देखिए, मेरे ख्याल से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सरकारी कर्मचारी, आज अगर आप एक विधायक को देखें, आप अगर विधायक का काम देखें, विधायक का काम सुबह किसी का सीवर ठीक कराने से शुरू करके या सफाई करवाने से शुरू करके और रात को 2 बजे किसी के यहाँ पे बिजली जुड़वाने तक का होता है। और ये सारा का सारा काम इसलिए, और विधायक की कुर्सी से होकर इसलिए जाता है कि ये उन्हीं सरकारी आप कर्मचारियों की जिनकी बात कर रहे हैं, उनकी वजह से सिस्टम का फेलियर है, वो लोग अपना काम उस तरीके से नहीं कर पाते। आज की तारीख में जिस तरीके का आप सैलरी पैकेज को डिस्कस करते हो, उनमें 70-75 हजार रुपए तो उन लोगों का है जो कि एडिशनल वहां पे स्टाफ होगा। क्या आप भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपका भी एक सबऑर्डिनेट स्टाफ होगा, आपका भी एक एडिशनल स्टाफ होगा, क्या उसकी सैलरी को भी आप अपने पैकेज में जोड़ लेंगे? ऐसा तो कहीं नहीं होता। सैलरी 16,000 थी, 16,000 को 50,000 किया गया है। क्या दिल्ली में रहते हुए 50,000 की सैलरी बहुत ज्यादा है? आरती जी, अब हमारे अभी नितिन त्यागी जी बोल रहे थे और वो कह रहे हैं कि विधायक जितना काम करते हैं या जो जनप्रतिनिधि जितना काम करते हैं सुबह 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक, तो कुछ सैलरी तो ठीक ठाक ही होनी चाहिए। आरती जी को पता होगा, आरती जी खुद भी करती हैं, आरती जी पार्षद रही हैं, आरती जी को पता है कि और 20 साल से जब से बिना 1 रुपए की तनख्वाह लेने वाला पार्षद करोड़पति बन जाता है। वो कौन सी राजनीति है, वो नहीं सीख पा रहे। 15 साल कांग्रेस की सरकार रही तो क्या काम नहीं करते थे? क्या लोगों को घर पे चाय नहीं पिलाई जाती थी? ये देखिए, अगर सेवा की भावना हो, इनके 32 विधायक तो खुद स्वयं करोड़ोंपति हैं। उनका आप देखिए जो डिक्लेयर इन्होंने किया है, कौन सी उसकी बात कर रहे हैं? क्या है कि ये इतने ब्लेटेंट, इन्होंने आते ही अपने लगभग 23 लोगों को गाड़ी और बंगला देने का हिसाब किताब बना लिया। फिर सेक्रेटरीज, वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने सारे के सारे विधायकों को पूरी तरह से, जिसे कहते हैं, सशक्त करूंगा उनके अपने पर्सनल देके। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी, मतलब आप लोकपाल। आरती जी, एक सवाल नितिन जी ने उठाया है और सवाल ये है कि आप ये सवाल सुन लें जरा, ये बहुत जरूरी सवाल है, मैं इसलिए चाहता हूं कि आप इसको सुने। उन्होंने ये कहा कि 1 रुपए की सैलरी लेने वाला जो पार्षद होता है, वो जब चुनकर आता है तो उसके पास कुछ नहीं होता और 5 साल के बाद वो करोड़पति हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि कमाई का जरिया कुछ और है। और हम लोग इस पर बात कर ही रहे हैं कि आप लोगों को कम से कम फोर्स मत करें कि दूसरे जरिए से कमाएं, उनको इतना वेतन और इतनी चीजें मिले कि जो काम वो करना चाहते हैं पब्लिक के लिए उसको कर सकें। ये जो 1 रुपए पाने वाला पार्षद करोड़पति बन जाता है, उस पर क्या कहेंगे आप? हर पार्टियों में शैलेश जी, मैं ये नहीं मानती कि आप एक ही उससे नहीं हाँक सकते सबको। चाहे मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे विधायक हो, चाहे म्युनिसिपल काउंसलर हो, हर पार्टीज में एक से एक ईमानदार व्यक्ति भी है, हर पार्टी में अक्रॉस पार्टी लाइन, और हर पार्टी में करप्ट लोग भी हैं। और ये पार्टी में नहीं, मैं पूरे सिस्टम की बात करूंगी। आपको एक से एक अच्छा ईमानदार ऑफिसर भी मिलेगा और एक से एक बड़ा करप्ट ऑफिसर भी मिलेगा। ये कैरेक्टर की बात है। उसमें उसको 2,35,000 जिस विधायक को दे देंगे, उस पे ये क्या गारंटी ले सकते हैं कि वो 2,35 के बाद में और पैसा नहीं कमाएगा? ये पैसे की भूख जिसको है, उसको भूख है। मेरा आपसे ये कहना है कि जब हम व्यवस्था बदल की बात करते हैं, जब हम एक अच्छा शासन, क्लीन गवर्नेंस देने की बात करते हैं, तो वो क्लीनिनेस नजर आनी चाहिए,
वो सिर्फ अपने लिए जब आप करते हैं, एक रुपया और भी इस कमाया हद तक तो करते उसका भी हैं वही कि हश्र पूरे होगा भारत जैसा में, हमारे एक यहाँ मंत्री तक का कि हुआ प्रधानमंत्री जो सबके से भी सामने अधिक- है, जिसके लिए किसी अधिक की आप बढ़ा वेट करने की देते जरूरत हैं, नहीं पड़ेगी। तो ये प्रश्न चिन्ह आप पे उठते हैं और जनता ठगा महसूस करती नहीं, है। नहीं, आप गलत कह रही हैं, आप गलत बयान दे रही हैं। प्रधानमंत्री की सैलरी से कोई कंपैरिजन नहीं है इस सैलरी का। आप अगर 2,35,000 की बात करती हैं, उसमें 75,000 रुपए तो वो है जो कि आपका जो सहयोगी स्टाफ है उसकी सैलरी है। उनकी सैलरी थोड़ी आप अपने में जोड़ देंगे। हम लोग उस तरीके के विधायक नहीं है कि जो सिर्फ एंट्री के लिए सैलरियां दे देते हैं। हम लोग तो एक्चुअली हमारे साथ जो वॉलंटियर्स हैं, जो साथ में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज उसमें जोड़ के देते हैं। उस तरीके की राजनीति अब बदल रही है आरती जी, आप उसको उस तरीके से मत आंकिए। जो उसमें 25,000 रुपए है वो ऑफिस का है, ऑफिस के रेंट के लिए। अगर आपको नितिन ऑफिस जी, दे रही अच्छा, है तो सरकार, आपने क्या तो वो किया? रेंट उधर जा रहा होगा उसके लिए। नितिन जी, इतना आप सारा अभी जोड़ आपने के ना कहा ये 2,65,000 आम आदमी ये पार्टी 1 नहीं, ये लाख सरकार रुपए, है। 50,000 रुपए कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस है, 50,000 रुपए सैलरी है। इसके अलावा कुछ भी हो तो आप मुझे बता दीजिए। नितिन वो त्यागी सब मुझे जी, मालूम है जी, वो सारे डिस्प्लेड है ऑलरेडी। जी नितिन जी, हाँ, आप डिस्प्ले में देखिए ना। मैंने कभी आपसे जी, कहा आपकी- कि प्रधानमंत्री आपकी के जो 16 छोटी बॉडी पियोन है, हैं, उनकी भी सैलरी 3 उनमें जोड़ कॉर्पोरेशंस दीजिए तो हैं। पैकेज- जाहिर सी बात है, एक जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा वो उठा रहे हैं कि आपको जो दफ्तर दिया जाता है और आपको जो कर्मचारी दिए जाते हैं कंस्टिट्यूंसी का काम करने के लिए, उसको क्यों जोड़ा जाए। राम कृपाल जी, ये जो है कि सब कुछ क्लब कर देते हैं कि आपके जो पर्सनल स्टाफ होगा, जो आपका ऑफिस होगा, उसका खर्चा भी जोड़ देते हैं, वो उसका तो सैलरी से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं मानता हूँ। देखिए, मैं फिर बार कह रहा हूँ कि मुझे सैलरी बढ़ाए जाने से आपत्ति नहीं है। ये जरूर है कि देखिए, जब अचानक आप 5 गुना 6 गुना कर देते हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि आप समाज के लिए आए हैं, आप समाज से कटकर नहीं हैं। एक बात बता दूं कि ये कहना कि जो प्रतिनिधि होता है 24 घंटे जुटा रहता है, शैलेश जी आपको भी पता है, इस जो पुलिस वालों को देख लीजिए, जो होली और दिवाली के दिन भी अपने बच्चों से नहीं मिलते हैं। एक ट्रैफिक पुलिस वाला सुबह से भीगता हुआ खड़ा रहता है उस चौराहे पर, हर जगह उसके सर के ऊपर छतरी नहीं होती है। वो आज कितनी तनख्वाह उसको मिलती है। बॉम्बे में एक कांस्टेबल, अगर मैं बता दूं ईमानदारी से जिए वो, तो बॉम्बे में झुग्गी झोपड़ी में ही गुजारा उसको करना पड़ेगा। वो किराए का एक कमरे का मकान भी नहीं ले सकता है। हकीकत ये है। मैं दिल्ली में भी, आप बताइए, आपको सब पता है कि उनकी लेकिन भी ये आप ये सारी चीजें ठीक होनी चाहिए। लेकिन अगर आप राम कृपाल जी ये बताइए कि गंगोत्री को अगर साफ नहीं करेंगे, जहां से सारी चीजें चल रही हैं उसको पहले साफ नहीं करेंगे तो नीचे भी साफ नहीं होगा। मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूं। अगर मैं अपने बारे में खुद फैसला करूंगा कि मैं संत पुरुष हूं या मैंने चोरी की थी, लेकिन उसके लिए मैंने अपने आप को डांट लिया है, तो क्वेश्चन उठेगा। मेरा फिर वही कहना है कि आप 2 लाख नहीं, आप 5 लाख कर लिए। लेट जुडिशरी डिसाइड इट। रिटायर्ड जज का कमीशन बना दीजिए, जो कम से कम एक काम करेगा कि जहां ये नहीं करेगा कि प्रधानमंत्री से किसी मुख्यमंत्री की सैलरी ज्यादा हो जाएगी। आप एक कोई हंसेगा। कल केजरीवाल जी कह रहे थे कि अरे ओबामा जी से मोदी जी मिलते होंगे तो क्या लगता होगा। अरे इसका मतलब है कि ओबामा जी से अगर 20 लाख रुपए मोदी जी की सैलरी बढ़ जाती, आपने ठीक कहा राम कृपाल जी। ओबामा जी से मिलके मोदी जी को कैसा लगता होगा, इसको जरा इस स्टोरी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के बाकी हिस्सों में कितनी सैलरी जनप्रतिनिधियों को मिलती है। हमारे देश में विधायकों और सांसदों की छवि ऐसी है कि ये बात बड़ी अटपटी लगती है कि हमारे नेता दुनिया के गरीब नेताओं में शुमार होते हैं। नेताओं के नाम घोटाले चाहे जितने भी बड़े रहे हों, उनकी तनख्वाह दूसरे देशों के सांसदों के मुकाबले बहुत कम है। बड़ी डेमोक्रेसीज में भारत में सांसदों की तनख्वाह सबसे कम है। ब्रिक्स देशों में भी भारतीय सांसद सबसे गरीब कहे जा सकते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी पर हमारे सांसदों की बेसिक सैलरी 25,000 पीपीपी डॉलर सालाना है। भत्ता मिलाकर 75,000 पीपीपी डॉलर सालाना है। औसत सैलरी 50,000 पीपीपी डॉलर है, जो दुनिया के बड़े देशों में उनके सांसदों को दी जाने वाली सैलरी के मुकाबले बहुत कम है। गरीबी में भारत के बाद दक्षिण अफ्रीकी सांसदों का नंबर आता है, जिनका वेतन हमारे सांसदों की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा है। ब्राजील, ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के सांसद काफी अमीर हैं। सांसदों को मिलने वाले सपोर्ट स्टाफ के मामले में भारतीय एमपी थोड़े बेहतर हैं। यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सांसदों का औसत सपोर्ट स्टाफ 3.76 है।
भारत में यह औसत 4.67 पर है, लेकिन अमेरिका के करीब 30 स्टाफ के मुकाबले छठा हिस्सा भर है। अमेरिका में एक सांसद 18 कर्मचारी रख सकता है, जिनके लिए पीपीपी मानक पर 16 लाख रुपए दिए जा सकते हैं, जबकि हमारे सांसद को अपने स्टाफ की सैलरी के लिए सिर्फ 30,000 रुपए मिलते हैं। ऐसे में यह सवाल लाजमी है कि क्या केजरीवाल सरकार के फैसले से प्रेरित होकर एनडीए सरकार हमारे सांसदों की भी सैलरी बढ़ाकर दुनिया के बाकी बड़े देशों के मुकाबले में खड़े हो जाएं। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। शौकत साहब, अगर हम दुनिया के स्तर पर देखें तो ज़्यादातर देश जो हैं वहाँ अच्छी सैलरी, ज़्यादातर तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो अच्छे देश, जो समृद्ध डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ पर सैलरी अच्छी मिलती है, और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये जो गैप है उसको भरने की कोशिश अगर होती है तो उसकी आलोचना क्यों? नहीं, देखिए, आलोचना मैंने पहले ही कहा, मुझे सैलरी बढ़ने में दिक्कत नहीं है, मुझे अलाउंसेस और सुविधाओं में दिक्कत है। और मैं ये सुन के बड़ा मुझे अचंभा लग रहा है कि प्रधानमंत्री की सैलरी मुख्यमंत्री से ज़्यादा होने की ज़रूरत क्या है? प्रधानमंत्री को अगर अपना घर चलाना, एक मिनट, प्रधानमंत्री को अपना घर चलाना है, मुख्यमंत्री को अपना घर चलाना। इस देश में बहुत सारे सीईओज हैं, जनरल मैनेजर हैं, जिनकी सैलरी, मैं कह सकता हूं कि दिल्ली में ऐसे कम से कम 5,000 लोग होंगे जिनकी सैलरी प्रधानमंत्री से क्या राष्ट्रपति से भी ज्यादा है। मेरी बात सुनिए, जो आदमी प्रधानमंत्री बनते हैं उनको कोई जबरदस्ती नहीं करता कि प्रधानमंत्री बनिए। जो विधायक बनते हैं उनको कोई जबरदस्ती नहीं करता विधायक बनिए, वो जाके सीईओ बन जाएं। किसने रोका है? मैं लेकिन एक काम, समाज सेवा का काम करना चाहता हूं, इसलिए मुझे सैलरी नहीं मिले। समाज सेवा का काम आप करिए, लेकिन आप अपने आप को उनसे कंपेयर मत करिए जो मुनाफाखोरी कर रहे हैं। एक मुनाफाखोरी, देखिए, तरह के मापदंड है। सब लोग मुनाफाखोरी नहीं करते, उनको सैलरी मिलती है, उसके बदले में काम करते हैं। सब तरह के मापदंड हैं। जो राजनीति में लोग आते हैं, राजनीतिक काम को ये समझना कि मैं नौकरी कर रहा हूं और मुझे उसकी तनख्वाह वैसी मिलनी चाहिए जैसे दूसरे नौकरी को मिलती है, ये पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अगर समाज सेवा है तो आप उसको दूसरी नौकरियों से फिर आप यही कहेंगे कि जो एनजीओ अपने स्टाफ को सैलरी ज्यादा दे रहा है वो भी गलत कर रहा है? बिल्कुल कहूंगा, और कहना चाहिए। तो लोग उसमें काम करने के लिए आएंगे क्यों? लोग जाए, अगर उनको सैलरी नहीं मिलेगी, जिसकी इच्छा है वो जाता है, जिसकी नहीं इच्छा वो नहीं जाता। ये आप शिक्षा के बारे में भी कह सकते हैं, शिक्षकों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती है। देखिए, सुनिए, ये समाज सेवा करके कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है, इस बात को समझ लेना चाहिए। और ये कहना कि क्योंकि मैं समाज सेवा कर रहा हूं इसलिए मुझको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलनी चाहिए। रामकृपाल सिंह ने बड़ी अच्छी बात कही थी, देश का कानून राजनीतिज्ञों पे लागू होता है कि नहीं होता है। मैं ये कह रहा हूं कि राजनीतिक दल और राजनीतिज्ञ ये समझते हैं उन पे देश का कानून लागू नहीं है। 6 मुख्य राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले को मानने से मना कर दिया। तो राजनीतिक दलों का और राजनीतिज्ञों का ये सोचना कि वो क्योंकि कानून बनाते हैं इसलिए उनको ये हक है कि वो कानून को फॉलो करें कि ना करें, अगर उनको दिक्कत होगी तो कानून बदल देंगे। ये जो मानसिकता है ये मानसिकता गलत है। वो अपने आप को देश का नागरिक समझें जैसे दूसरे नागरिक। यानी आप समझते हैं कि जो सांसद हैं या विधायक हैं उनको अपनी सैलरी खुद नहीं बढ़ानी चाहिए, कोई ना कोई कमीशन या आयोग होना चाहिए? मैं कहता हूं उनको सैलरी बढ़ाएं, लेकिन सैलरी के साथ वो अलाउंस और सुविधाएं और हिडन सब्सिडी ना लें। बिल्कुल। और जो दूसरे देशों की बात हो रही है उनमें ये हिडन सब्सिडीज नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक सांसद को दिल्ली में घर मिलता है, वो नहीं मिलना चाहिए। बिजली फ्री देखिए, पहली बात देते हैं, फोन फ्री देते हैं, ये आने जाने फ्री होना चाहिए। उनको आप 20 करोड़ का पैकेज दीजिए। लेकिन बिल्कुल एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कहा जा रहा है नितिन जी, एक मिनट, ये जो कहा जा रहा है कि स्टाफ की कीमत आप उसमें मत डालिए। स्टाफ अगर यूपीएससी के थ्रू लगे तो उसकी कीमत उसमें नहीं डलेगी। स्टाफ अगर सांसद या विधायक की मर्जी से लगेगा तो फिर उस पे कान खड़े होंगे लोगों के कि किस तरह की नियुक्ति हो रही है। एक बात में इस बात ये सारी चीजें देखने की बात है। आप जी, ये आम आदमी पार्टी हमेशा इम्पोर्टेंस स्ट्रेस करती है कि कंसल्टेशन होना चाहिए, रेफरेंडम होना चाहिए हर इशू में। सरकार में आने से पहले भी वो हमेशा कहते थे कि जनता के पास जाएंगे, पूछेंगे,
जब उनकी 49 डेज की सरकार आई थी तब भी उनने पूछा था। नितिन त्यागी जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, अपनी तनख्वाह बढ़वाने से पहले अपने जनता से रेफरेंडम क्यों नहीं करवाया? त्यागी जी, नितिन त्यागी जी, आपके लिए सवाल है कि इस आप मुद्दे पर आप जनता के बीच क्यों नहीं जनता गए? अगर जनता के पास जाते हैं उनसे क्यों नहीं पूछा बहुत आपने? ही जरूर आप ये समझ रहे होंगे, बड़ा समझदार आपने प्रश्न किया, आपको लग रहा होगा ऐसा, पर मुझे ऐसा लगता है बहुत ही कुतर्किक आपने विषय उठाया है। जो रेफरेंडम होता है या जो भी रायशुमारी होती है वो पब्लिक के इंटरेस्ट के काम के लिए या पब्लिक के काम के लिए होती है। तो आपकी सरकार तो पब्लिक के लिए ही काम करती है ना, करके लोगों आपकी पार्टी तो पब्लिक के लिए काम करती है, पहुंचाने की कोशिश अरविंद कर रहे केजरीवाल जी ने हैं। कहा था आप कि लोगों ने आपको कभी भी कांग्रेस, जनता के बीजेपी, हित में पार्टियां कोई आपको काम बाकी करने की जनलोक कोशिश बिल नहीं पास करने करी। नहीं देंगी। इसी वजह से तो उसको पास कराने के लिए अब आज लेजिस्लेचर में जनता आए, एक आदमी पे दिल्ली में वो आपने भरोसा डाइल्यूट कर करती है। दिया। ठीक है, उसके बाद हर चीज आप की लोग किसी भी चीज की बात आएगी तो आप जनता के पास जाएंगे, हम सपोर्ट ले ना ले आप जनता से पूछेंगे। देखिए कम से कम आपने इतना अपनी तो है कि हमारे जो विधायक हैं, अपनी उनसे तनख्वाह कोई भी बढ़ाने आदमी के लिए ये क्या कहता जनता से क्यों नहीं कोई पूछा? उंगली नहीं उठा के बता पाता कि किसी ने रुपया मांगा, कुछ किया। एक सवाल हमेशा हर स्तर पे उठता रहा है, वो ये कि बता रहे थे सांसद कि एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी नितिन जी, मैं इसमें एक मुद्दा और जोड़ना चाहता हूं, मजबूर करते हो, आपका जवाब चाहिए होगा इस तरीके की चीजों के लिए आप एडमेंट हैं? नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये है एडमेंट नहीं है जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा एक ये भी है कि जो सांसद हैं उनकी सैलरी या उनके भत्ते कौन तय करे। एक बार जरा इस रिपोर्ट में देखते हैं कि दुनिया भर में ये फैसला कैसे कैसे किया जाता है, और फिर इसके बाद में हम बात करेंगे कि भारत में कौन सी प्रणाली होनी चाहिए। क्योंकि अभी जो हम देखते हैं वो ये है कि जब विधानसभा चाहता है तो कर लेता है। जी जी, ग्राफिक्स पर हम इसको देखेंगे, और इस बीच जो है फिर से हम अपने इस डिस्कशन पर वापस लौटते हैं। आपको उसे मैं जानना चाहूंगा जगदीश जी कि आखिरकार हल क्या है। जो एक तरफ इसका एक और मुद्दा भी है, राजनीतिक दल बहुत पहले से कह रहे हैं कि चुनाव का खर्च जो है उसकी फंडिंग पब्लिक ट्रेजरी से होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो चुनाव जिस तरह से चुनाव में खर्च होता है उसके हिसाब से एक सांसद या विधायक जो है वो करप्ट होने के लिए मजबूर हो जाता है। देखिए, करप्ट होने के लिए मजबूर होना एक बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है, जिससे मुझको बड़ी अचंभा होता है ये सुन के। पहला सवाल ये है कि अगर इलेक्शन का खर्चा पब्लिक फंडिंग से होना है तो पहले ये पता लगे कि इलेक्शन में खर्चा आजकल कितना हो रहा है। अगर राजनीतिक दल ये बता दें कि उनका टोटल खर्चा इलेक्शन में कितना हो रहा है तो उसी का बजट बनेगा ना। लेकिन राजनीतिक दल ये बताने को तैयार नहीं है कि कितना खर्च हो रहा है, तो कितना बजट करें उसके लिए देश, ये सवाल बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर सहमति बने तो शायद वो सामने रखेंगे। नहीं, सहमति बने वैसे तो आप देखिए कि चुनाव आयोग ने जो सीमा रखी है, हम सब लोग, चुनाव आयोग ने सीमा नहीं रखी, सीमा सरकार रखती है, चुनाव आयोग उसकी सिफारिश करता है। बिल्कुल, ये भी एक गलत फहमी है लोगों को कि चुनाव आयोग सीमा रखता है। जी, तो जो सरकार ने अभी सीमा बनाई है उससे कम से कम 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना ज्यादा खर्च हो रहा है। नहीं, कोई राजनीतिक दल हमें बताए कि भाई हमारा इतना टोटल खर्च हुआ, ये तो कोई बताने को तैयार नहीं है। जब यही नहीं पता खर्चा कितना है तो देश के पास कोई अथाह समुद्र लगा हुआ है जनता का पैसा कि कितना देते जाओ और वो खर्चा होता जाएगा। पहली बात ये पता लगे कि कितना खर्चा है। राइट टू इंफॉर्मेशन में भी पूछने के लिए लोग आमादा नहीं है। तो अगर ये नहीं बताएंगे कि खर्चा कितना है लेकिन आप हमारा खर्चा दीजिए, ये बड़ी अजीब बात है। भाई कितना खर्चा दें ये तो कोई बताए नहीं। लेकिन देखिए, आप इलेक्शन के खर्चे को इससे मत जोड़िए, वो एक दूसरा मुद्दा है, उस पर अलग से चर्चा करा लीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन दैट। लेकिन ठीक कहा आपने। हम इस पर एक और क्योंकि हम पूरी राजनीति को फंडिंग किस तरह से की जाए और विधायकों और सांसदों को वेतन, यहाँ तक कि नगर निगम के पार्षदों को कैसे वेतन मिले, का वेतन तो बड़ा छोटा हिस्सा है। जी, चुनाव खर्चा तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप चर्चा करवाइए। और उसमें ब्लैक मनी और उसका प्रभाव भी बहुत दिखता है, वो अलग कहानी है। और वो जो खर्चे हैं उस पर हम बात करेंगे। नितिन जी, ये जानना चाहूंगा मैं आपसे, जो सवाल चैतन्य जी ने उठाया कि आप लोग एक काम तो कहते हो कि हम सब कुछ जनता से पूछ कर करते हैं, लेकिन ये इस मामले में हम देखते हैं कि
चर्चा भी नहीं हुई, अचानक विधेयक जो है वो आ गया और फिर उसके बाद पता नहीं कब पार्टी फोरम में बात हुई थी या नहीं, विधायकों के बीच बात हुई या नहीं, और सीधे ये आ गया। जब हमने बात करी थी जनता के रायशुमारी की, जब जनता की रायशुमारी की बात की, तो जैसे बजट बनता है मोहल्लों का, उनके लिए जनता में रायशुमारी की जाएगी। नहीं, अरविंद जी ने तो इसके लिए भी रायशुमारी की थी कि इस्तीफा दें या नहीं दें। 11 कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक्सपेरिमेंट किया था, पायलट प्रोजेक्ट किया था, अगली बार 70 की 70 में करेंगे। ठीक है, हाँ, कुछ चीजों में जो जरूरी है उनमें किया जाता है। ये एक बहुत छोटा सा मुद्दा है, ये बहुत छोटा सा मुद्दा है कि 16,000 रुपए से तनख्वाह बढ़ा के 50,000 रुपए करनी है, जो कि जरूरी है, हर एक कोई मानता है। कोई ये कह के राजी नहीं है कि 16,000 रुपए में एक आदमी का घर चल सकता है, या एक विधायक अपना घर भी चलाए, सारा काम भी कर ले, 16,000 रुपए में बनता है। नहीं, इसको कोई नहीं कहता। सबके सब सिर्फ और सिर्फ उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता में भी अगर ये बात किसी से भी पूछेंगे कि एक विधायक को 16,000 रुपए मिलते हैं, आपको क्या लगता है कि वो अपना घर चला लेगा ईमानदारी से? कोई नहीं मानेगा। हम इसके खिलाफ आप लोग खुद जानते हैं इस बात को। हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपके जो वायदे थे, जिसपे आप पावर में आए हैं, सरकार में आए हैं, जनता ने आपको मत दिए हैं, उनका क्या हो रहा है? लोकपाल बिल आप डाइल्यूट कर चुके हैं, वो सबका सबसे बड़ा मुद्दा था, वो आप डाइल्यूट कर चुके हैं, बिल्कुल वो टूथलेस है। आपको किसने कहा डाइल्यूट कर चुके हैं? अरे हमने, कांग्रेस पार्टी ने व्हाइट पेपर निकाला है इस पे, आपको शायद पता नहीं होगा, अगर आप चाहेंगे तो हम आपको भेज देते हैं। 17 पॉइंट पढ़ा नहीं, 17 पॉइंट किसी ने बोल दिया। चैतन्य जी, हमने इस पर बात की थी, नितिन त्यागी जी, हमारे पास समय की बहुत कमी है और इसलिए इस बातचीत को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। नितिन त्यागी जी, चैतन्य जी और छौकर साहब, आप सभी लोगों को इस बहस में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रामकृपाल सिंह जी और आरती मेहरा जी पहले हमसे विदा हो चुकी हैं, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम हम यहीं खत्म करते हैं, लेकिन न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।